जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग फिर से एक नए सेट लेकर के आए हैं, सेट नंबर 14, जो कि बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट है। अगर इससे पहले का सेट आप लोग नहीं देखे हैं, सेट नंबर 13, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और इस सेट में टोटल 27 सेट है, जिसमें कि अभी तक हम लोग सेट नंबर 13 तक कर लिए हैं। सेट नंबर 13 तक टोटल कर लिए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 14 का पार्ट 1 करने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन बताने वाले हैं वो सारे बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। इसका खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1922 ईस्वी में। राखल दास किसने की थी? राखल दास ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जैन मत धर्म। कौन से धर्म का है? जैन मत धर्म। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। प्रथम जैन संगीत के अवसर पर ही जैन धर्म को विभाजन दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजन हो गया। जैन धर्म का वास्तविक स्थापना संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, और दिगंबर संघ के साधु नग्न रहते हैं, और श्वेतांबर संघ के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो ये था इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह सन 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने के नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था? 1928 ईस्वी में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीमांत गांधी। किसके नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वह बलूचिस्तान और सीमांत प्रांत में गांधीवादी आंदोलन का नेतृत्व करते थे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बंगाल केसरी विपिन चंद्र पाल, ये सब का अलग अलग नाम था। सीमांत गांधी को कहाँ का नेतृत्व कर रहा था? तो बलूचिस्तान और सीमांत प्रांत में गांधीवादी गांधीवादी कहा जाते थे, गांधीवादी आंदोलन का नेतृत्व करते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारत प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारत प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। कब से कब तक रहे थे? 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त भर्त्सना भर्ती सेना की थी। किसने की थी? भर्ती सेना की थी दादा भाई नौरोजी ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचा गया है। प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल द्वारा। मोहम्मद इकबाल द्वारा।
सारे जहाँ से अच्छा प्रसिद्ध गाने के रचयिता मोहम्मद इकबाल है। कौन है इसका? मोहम्मद इकबाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चीन ने भारत के एलपीजी सुधारकों के सम्मान सम्मान के अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए? कब से शुरू किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब से शुरू किया? ऑप्शन नंबर डी, 1976 ईस्वी से। कब से शुरू किया? 1976 ईस्वी से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रूस और तुर्की। रूस और तुर्की। क्रीमियम का युद्ध 1854 से 1856 काला सागर के आसपास रूस और तुर्की के मध्य हुआ, जिसमें फ्रांस व ब्रिटेन ने रूस के तुर्की का साथ दिया और क्रीमियम की लड़ाई को इतिहास की सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण तथा अनिर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में संविधान सभा बनने की सिफारिश सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन ने दी। इसके तहत एक संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति एवं संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कब जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन द्वारा। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। संसाधात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारत संविधान में किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। किससे लिया गया है? ब्रिटेन। संसाधात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारत संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 1946 में भारत संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? अंतरिम सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अंतरिम अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे व प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1966 से 13 मई 1969 तक था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। कितना वर्ष है? 6 वर्ष। राज्यसभा लोकतंत्र का ऊपरी सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की
सिफारिश प्रदान की? बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें। क्या हो जाएगा 42वें। 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के कारण 1956 में बलवंत राय मेहता की समिति का गठन किया गया। बलवंत राय समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया था। कौन सा दिया था? त्रिस्तरीय पंचायत राज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि कोई राज्य राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए। और इसमें जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो बिहार एसएससी के रिलेटेड खान सर के बुक से लिया गया क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ और देखिए कितने क्वेश्चन और भी इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़ भाषा। अनुच्छेद 351 के तहत कुछ भारतीय भाषाओं को विशेष भाषा का दर्जा देने का प्रावधान है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। शास्त्रीय भाषा का कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। चंद्रमा की घूर्णन अवधि है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 दिन। कितना दिन? 28 दिन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खैबर दर्स। खैबर दर्स। पेशावर और काबुल खैबर दर्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। यह दर्स 50 किलोमीटर लंबा व 10 फुट चौड़ा है। पेशावर से काबुल तक इस दर्रे के माध्यम से भारतीय महाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमंडलीय ताप वृद्धि। भूमंडलीय ताप वृद्धि। हिमखंडों में बर्फ पिघलने का मुख्य कारण भूमंडलीय ताप वृद्धि है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर के औसत तापमान में 20वीं शताब्दी से हो रही वृद्धि और उसकी अनुमानित निरंतरता से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी है? बैकाल झील। कौन सी झील है? बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। यह झील 3 करोड़ वर्ष से बनी हुई है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे ज़्यादा पानी वाली झील है। बैकाल झील दूसरे नंबर पर आती है क्योंकि कैस्पियन का पानी खारा है, इसलिए बैकाल दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसा झील है ये? मीठे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा नदी है? अमेजन नदी है। कौन सा नदी है? अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। पानी के घनत्व के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई के अनुसार विश्व में दूसरे नंबर पर है। इस नदी की चौड़ाई 190 किलोमीटर है। 190 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। इल्गू क्या है? इल्गू क्या है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी? गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। इग्लू गुंबद के आकार का एक घर है या झोपड़ी है, यह बर्फीले इलाकों में पाई जाती है। यह काफ़ी कठोर होते हैं। किसी भी सामग्री से बने मकान या घर के लिए इग्लू शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी? ओडिशा होकर। किधर से नहीं गुजरती है? ओडिशा होकर। कर्क रेखा ओडिशा से होकर नहीं गुजरती। उड़ीसा भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह भारत तक 8 राज्यों से होकर गुजरती है: झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? आधारित कहाँ से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी? इलाहाबाद। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से। इलाहाबाद प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच के आधार पर भारतीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। यह देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट भारत के मानक देशांतर रेखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारत राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 2001 से 2011 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी? मेघालय। कहाँ पे है? मेघालय में। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल एक नए सेट लेकर के आएंगे जिसमें कि और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।